हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में बीइंग बायोटेक्निकल। और आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ट्रांसपोर्ट पार्ट 2, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म यानी कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच कैसे होता है उस बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो यानी सेलुलर ट्रांसपोर्ट पार्ट 1 में ये डिस्कस किया कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होना क्यों ज़रूरी होता है। साथ ही हमने ये डिस्कस किया कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और उन दोनों ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उस वीडियो से आपको सेलुलर ट्रांसपोर्ट की बेसिक्स बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच कैसे होता है। पर सबसे पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगी, और वो ये कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास 5000 डाल्टन से कम होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मूव कर सकती हैं। पर जाइंट मॉलिक्यूल्स यानी बड़ी मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास 5000 डाल्टन से ज़्यादा होता है उन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। अब जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि यूजुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्टेशन तब किया जाता है जब वह सेल इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि जब उस सेल के हर ऑर्गेनेल में गैसियस मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स का संतुलन बना हुआ हो। पर इस केस में यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के केस में जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट 5000 डाल्टन से ज़्यादा हो उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो मान लीजिए कि ये है एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जिसके इस ओर है न्यूक्लियस और दूसरी ओर है साइटोप्लाज्म, यानी कि ये वो मेम्ब्रेन है जिसने न्यूक्लियस को कवर किया है। यानी हर वो मॉलिक्यूल जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मूव करती है उसे इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, और वो सारे मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन में मौजूद न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या एनपीसी के थ्रू मूव करती हैं। तो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या एनपीसी गेट्स की तरह फंक्शन करती हैं, और इसीलिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को गेटेड ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जाता है। तो ये जो एनपीसी यानी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है उसमें चैनल न्यूक्लियोपोरेंस होती हैं, और ये चैनल न्यूक्लियोपोरेंस बिल्कुल एक उलझे हुए धागे की तरह न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बीच मौजूद होती हैं। और यही वजह है कि छोटी मॉलिक्यूल्स यानी जिनका मॉलिक्यूलर मास 5000 डाल्टन से कम होता है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली गुजर जाती हैं। पर जिनका मॉलिक्यूलर वेट 5000 डाल्टन से ज़्यादा होता है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू मूव नहीं कर सकती, और उन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के थ्रू इस मेम्ब्रेन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाइंट यानी बड़ी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर किसी बड़े मॉलिक्यूल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना है तो वो कैसे इस मेम्ब्रेन के ज़रिए न्यूक्लियस में दाखिल होगी। तो ये है एक कार्गो प्रोटीन जिसका मॉलिक्यूलर मास 5000 डाल्टन से ज़्यादा है, और ये साइटोप्लाज्म में मौजूद है, पर इसका डेस्टिनेशन है न्यूक्लियस, यानी इसे न्यूक्लियस में जाना है। पर हर वो मॉलिक्यूल जो कि साइटोप्लाज्म में होती है पर उसे न्यूक्लियस में जाना होता है उसके पास होता है एक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल या NLS। जिस मॉलिक्यूल के पास ये NLS हो सिर्फ वही मॉलिक्यूल न्यूक्लियस में एंट्री कर सकता है, और ये NLS
होता है एक स्ट्रेच ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी ये कुछ अमाइनो एसिड्स को मिला करके बनता है। यानी जिस मॉलिक्यूल के बॉडी में ये अमाइनो एसिड्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मौजूद होती हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूक्लियस में। तो ये जो मॉलिक्यूल्स में एनएलएस यानी न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है, उनकी पहचान करता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट सिग्नल, जिसे इम्पोर्टेन कहा जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होता है। तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल की पहचान करने के बाद ये न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट सिग्नल यानी इम्पोर्टेन इस मॉलिक्यूल के साथ बाउंड हो जाता है, यानी मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ लेता है। और जुड़ने के बाद ये इम्पोर्टेन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में मौजूद न्यूक्लियोपोर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। और इसी तरह ये इम्पोर्टेन आगे भी जगह जगह इस न्यूक्लियोपोर के साथ बाइंड करते हुए कार्गो प्रोटीन के साथ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या एनपीसी को क्रॉस कर लेता है। और एनपीसी से होकर गुजरने के बाद जब ये कॉम्प्लेक्स जिसमें कार्गो प्रोटीन और इम्पोर्टेन बाउंड हैं, वो न्यूक्लियस में दाखिल होती हैं। न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद एक प्रोटीन होता है रैन, जो कि न्यूक्लियस में ही मौजूद होता है, और उस रैन प्रोटीन के साथ एक जीटीपी मॉलिक्यूल बाउंड यानी अटैच होता है। और इस रैन और जीटीपी कॉम्प्लेक्स को हम रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो अब ये रैन जीटीपी इस इम्पोर्टेन के साथ जुड़ जाता है यानी बाउंड हो जाता है। यानी इस इम्पोर्टेन कार्गो कॉम्प्लेक्स के न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद इस न्यूक्लियस में मौजूद रैन जीटीपी इस इम्पोर्टेन के साथ जुड़ जाता है, जिस वजह से यानी इस रैन जीटीपी के इस इम्पोर्टेन के साथ बाउंड करने की वजह से इस इम्पोर्टेन का स्ट्रक्चर बदल जाता है, यानी इसका स्ट्रक्चरल अल्टरेशन हो जाता है। और जैसे ही इसका स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, ये जो मॉलिक्यूल यानी कार्गो प्रोटीन और इम्पोर्टेन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यानी रैन जीटीपी के इम्पोर्टेन के साथ न्यूक्लियस में बाइंड करते ही इम्पोर्टेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आती है, और उसी के साथ कार्गो प्रोटीन अपने डेस्टिनेशन यानी न्यूक्लियस में रिलीज हो जाता है। और हर वो मैक्रो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 5000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में इसी तरह होता है। इस कार्गो प्रोटीन के न्यूक्लियस में रिलीज हो जाने के बाद इम्पोर्टेन जिसके साथ अब रैन बाउंड होता है, ये कॉम्प्लेक्स वापस उसी तरह यानी इम्पोर्टेन रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स उसी न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स के न्यूक्लियोपोर में जगह जगह बाउंड होकर के वापस साइटोप्लाज्म की ओर आते हैं। पर यहाँ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जिस जगह साइटोप्लाज्म में खुलता है, वहाँ होता है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है रैन गैप यानी जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। और ये इस रैन में मौजूद जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके जीडीपी में कन्वर्ट यानी परिवर्तित कर देता है। और रैन जब जीडीपी के साथ कॉम्बाइन यानी जुड़ता है, तो उसे कहते हैं रैन जीडीपी कॉम्प्लेक्स। और रैन जीडीपी कॉम्प्लेक्स इम्पोर्टेन के साथ बाइंड नहीं कर सकता, यानी कि रैन के साथ जब जीटीपी जुड़ा हुआ हो वो इम्पोर्टेन के साथ बाइंड कर सकता है, पर जब रैन के साथ जीडीपी जुड़ा हुआ हो तो वो इम्पोर्टेन के साथ बाइंड नहीं कर सकता। और इसी वजह से ये इस इम्पोर्टेन से अलग हो जाता है और इम्पोर्टेन वापस साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है, और ये वापस से न्यूक्लियस में और दूसरे मॉलिक्यूल्स का इंपोर्ट कर सकता है। वहीं रैन जिसके साथ अब एक जीडीपी अटैच है यानी रैन जीडीपी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में वापस जाने के लिए अपने खुद के इंपोर्ट रिसेप्टर NTF2 का इस्तेमाल करता है। अब अगर आपको इस प्रोसेस को याद करने में दिक्कत हो रही हो तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मान लीजिए जिस मॉलिक्यूल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाना है वो है एक पैसेंजर यानी यात्री, और ये यात्री अभी साइटोप्लाज्म नाम के एक शहर में मौजूद है। अब इस यात्री के पास एक टिकट है जिसका नाम है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट सिग्नल, और ये टिकट उन यात्रियों के पास होता है जिन्हें पास के दूसरे शहर न्यूक्लियस में जाना हो, यानी इस यात्री को न्यूक्लियस शहर में जाना है।
तो अब इस यात्री को चाहिए एक व्हीकल यानी गाड़ी जिसमें सवार होकर ये न्यूक्लियस शहर जाए। तभी इसी साइटोप्लाज्म शहर में मौजूद एक 2 पहिया गाड़ी यानी 2 व्हीलर गाड़ी इस पैसेंजर के पास आती है और इस पैसेंजर के पास जो टिकट है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट सिग्नल उसे देख करके इस यात्री को अपने साथ गाड़ी में बिठाती है। और क्योंकि ये एक 2 व्हीलर गाड़ी है यानी 2 पहिया गाड़ी है तो इसीलिए इस गाड़ी में एक वक्त पे 2 लोग ही सवार हो सकते हैं। तो अब ये दोनों न्यूक्लियस की ओर चल देते हैं और न्यूक्लियस में जाने के लिए उन्हें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या एनपीसी नाम की एक ब्रिज को पार करना पड़ता है। ब्रिज को पार करने के बाद वो पहुंचते हैं न्यूक्लियस शहर में। तो न्यूक्लियस शहर में पहुंचते ही उस ड्राइवर को एक दूसरा यात्री मिलता है जिसे साइटोप्लाज्म शहर में जाना होता है। तो अब वो दूसरा यात्री गाड़ी में जाकर के बैठ जाता है जिसके कारण उस पहले यात्री को गाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है और फिर वो पहला यात्री वहीं रुक जाता है क्योंकि उस पहले यात्री को न्यूक्लियस में ही आना होता है। तो अब वो पहला यात्री यानी जायंट मॉलिक्यूल न्यूक्लियस शहर में रुक जाता है और उस 2 व्हीलर यानी 2 पहिए गाड़ी में ड्राइवर के साथ रैन नाम का दूसरा यात्री सवार होकर वापस साइटोप्लाज्म शहर की ओर चल देते हैं। जाते वक्त उन्हें पुल के दूसरी ओर यानी साइटोप्लाज्म की ओर एक गार्ड रोकता है और ये गार्ड दूसरे पैसेंजर यानी दूसरे यात्री से मांगता है उसका बैग उसे चेक करने को। तो ये जो उसका बैग होता है वो होता है GTP ब्रांड का। पर चेक करने के बाद ये गार्ड उपहार के तौर पर उसे दूसरा बैग देता है GDP ब्रांड का। और इस दौरान ये जो पैसेंजर होता है दूसरा पैसेंजर ये उस गाड़ी वाले को पैसे दे करके उसे जाने को कहता है। यानी कि अब ये गाड़ी वाला वापस से दूसरे किसी पैसेंजर को न्यूक्लियस शहर में ले जा सकता है। वहीं ये जो रैन होता है जिसके पास अब एक नया बैग है GDP ब्रांड का, इसके पास साइटोप्लाज्म में खुद की गाड़ी होती है न्यूक्लियस शहर में जाने के लिए और उस गाड़ी का नाम होता है NTF2। तो अब चलिए देखते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल को जो कि 5000 डाल्टन से बड़ी हो उसे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना है तो वो कैसे आएगी। तो हर वो मॉलिक्यूल जिसे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना हो उसके पास एक न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल या NES होना अनिवार्य या कंपलसरी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आने वाली हर मॉलिक्यूल के पास न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल होना ज़रूरी होता है। तो न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल की तरह ये न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल भी कुछ अमाइनो एसिड्स की बनी हुई होती हैं जो कि उस मॉलिक्यूल के बॉडी में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मौजूद होती हैं और ये इस मॉलिक्यूल के लिए टिकट का काम करती हैं साइटोप्लाज्म में जाने के लिए। और इन न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल्स के इन मॉलिक्यूल्स में मौजूद होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस में मौजूद रिसेप्टर्स यानी एक्सपोर्टिन्स इनकी पहचान कर पाते हैं। पर यहाँ इनका जुड़ना तभी मुमकिन होता है जब एक रैन GTP कॉम्प्लेक्स इस एक्सपोर्टिन के साथ जुड़ जाए। यानी एक्सपोर्टिन के साथ रैन GTP कॉम्प्लेक्स के जुड़ने के बाद ही एक्सपोर्टिन उस कार्गो प्रोटीन जिसे साइटोप्लाज्म में जाना होता है उसे अपने साथ जोड़ सकती है। पर इम्पोर्टिन के केस में यही रैन GTP कॉम्प्लेक्स उस कार्गो और इम्पोर्टिन को अलग करता है। पर यहाँ वो इन दोनों को यानी एक्सपोर्टिन और कार्गो प्रोटीन को जोड़ता है। अब एक्सपोर्टिन कार्गो प्रोटीन और रैन GTP कॉम्प्लेक्स को साथ जोड़ने के बाद ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के ज़रिए उसी तरह गुजरता है जैसे इम्पोर्टिन न्यूक्लियस में आने के वक्त गुजरता है। यानी इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के न्यूक्लियोपोर के साथ जगह जगह जुड़ता हुआ। अब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के ज़रिए गुजरने के बाद जब वो साइटोप्लाज्म की ओर पहुंचते हैं तो वहाँ इसी न्यूक्लियोपोर से एक और प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं रैन गैप यानी GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। अब ये रैन GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन यानी रैन गैप अब इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद रैन GTP को रैन GDP में कन्वर्ट कर देता है उसका हाइड्रोलाइजेशन करके,
जिस वजह से ये हाइड्रोलाइज्ड रैन जीडीपी इस कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाता है और इसके अलग होते ही उस कार्गो प्रोटीन और एक्सपोर्टिन भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इसी तरह कार्गो प्रोटीन अपने डेस्टिनेशन यानी साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट हो जाती है और एक्सपोर्टिन और रैन जीडीपी वापस न्यूक्लियस की ओर बढ़ जाते हैं। न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद रैन जीडीपी को वापस एक प्रोटीन रैन-गैफ यानी गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर वापस से रैन जीडीपी को रैन जीटीपी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि जीडीपी मॉलिक्यूल न्यूक्लियस में रिलीज हो जाती है और रैन वापस से एक जीटीपी मॉलिक्यूल वापस से इस रैन के साथ जुड़ जाता है। अब इस प्रोसेस को भी आप इजीली याद रख सकते हैं। तो मान लीजिए जिस मॉलिक्यूल को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है वो एक यात्री है यानी पैसेंजर है, तो उसके पास एक न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल या NES नाम का टिकट है, जिससे कि वो साइटोप्लाज्म नाम के शहर में जा सकता है। तो अब इस यात्री को एक 3 पहिया गाड़ी यानी 3 व्हीलर गाड़ी वाला मिलता है, जो कि इस यात्री को साइटोप्लाज्म शहर में ले जा सकता है। पर उसे एक और यात्री की ज़रूरत होती है, जिससे कि उसकी गाड़ी में कोई जगह खाली ना हो। तभी एक और यात्री जिसका नाम रैन होता है वो इनके साथ साइटोप्लाज्म में चलने के लिए तैयार हो जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। उस यात्री के गाड़ी में बैठने के बाद कार्गो प्रोटीन नाम का ये यात्री भी गाड़ी में बैठ जाता है। अब दोनों यात्री को साथ में लेकर के ये ड्राइवर अपनी गाड़ी में साइटोप्लाज्म की ओर चल देता है। रास्ते में उन्हें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या NPC नाम का एक पुल पार करना होता है। पुल की दूसरी ओर एक गार्ड होता है जो कि उस गाड़ी में मौजूद दूसरे यात्री यानी रैन से उसका लगेज मांगता है, यानी उसका बैग मांगता है उसको चेक करने के लिए। और जो रैन होता है, ये रैन नाम का जो व्यक्ति होता है, उसके पास जो बैग होती है वो होती है जीटीपी ब्रांड की। पर चेक करने के बाद ये गार्ड उसे दूसरी कंपनी का एक बैग देता है उपहार के तौर पर, जो कि होता है जीडीपी ब्रांड का। तो क्योंकि इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए इस दौरान दूसरा पैसेंजर यानी दूसरा व्यक्ति यानी कार्गो प्रोटीन इस जगह उतर जाता है, क्योंकि इसका डेस्टिनेशन यहीं था यानी साइटोप्लाज्म में ही इसे आना था। और इसी दौरान वो जो गाड़ी वाला होता है वो भी इन दोनों से अलग हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस प्रोसेस को इस तरह समझने में आसानी हुई होगी। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।